हर गली हर मकान में ये संदेश पहुँचाए, वृक्षों से ही जीवन है, आओ वृक्ष लगाएं। धरती का कोना कोना पेड़ों से हम सजाएं, हरियाली भर की दुनिया में जीवन को हम महकाएं, जीवन को हम महकाएं। साथ संगत, सबसे पहले सिमरन के साथ इस ट्रेनिंग सेशन, इस मीटिंग का हम लोग आगाज़ करते हैं। सद्गुरु माता जी के चरणों में ध्यान रखते हुए हम इस सिमरन को अपने दिल के साथ उनके चरणों में झुकते हुए करेंगे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत, मौका एक ऐसा है, एक ऐसा महीना है जहाँ हम मुक्ति की बात करते हैं, जहाँ हम भक्ति की बात करते हैं, जहाँ पर हम इस समाज को कुछ देने की बात करते हैं। साथ संगत, संत निरंकारी मिशन वर्षों वर्षों से ज्ञान के साथ साथ एक ऐसा संदेश समाज को देता आया है, एक ऐसा संदेश के साथ साथ जो सामाजिक कार्यों में संत निरंकारी मिशन ने इतना बड़ा योगदान इस समाज के लिए दिया है। आप सब संत महात्मा उन सारे कार्यों को अच्छे से भली भांति जानते हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, और चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हों, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, सिलाई केंद्र, डिस्पेंसरीज, न जाने कितने ही कार्य समाज के लिए संत निरंकारी मिशन ने गत 90 वर्षों में किए हैं और बहुत सुंदर रूप से इन कार्यों को समाज को समर्पित किया है। ये सब का सब कार्य, ये सारा कार्य सिर्फ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से हुआ है। समय समय पर गुरु ने अपना रूप बदला और इन कार्यों की विस्तार और इनकी रूपरेखा भी बदलती चली गई। साथ संगत, इन सभी प्रोजेक्ट में से हमने देखा था कुछ वर्षों पहले एक नया प्रोजेक्ट वननेस वन, इसका आशीर्वाद हम सबको मिला। 21 अगस्त को सद्गुरु माता जी ने हमें आशीर्वाद देते हुए इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। उस समय जो हम ये परिकल्पना कर रहे थे कि छोटे छोटे क्लस्टर्स, ट्री क्लस्टर्स, छोटे छोटे जंगल जो अर्बन एरियाज़ में हैं, जो शहरों के बीच में जंगलों को उगाना है, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन आप सब संत महात्माओं ने इतनी सेवा करी, भरपूर इसके ऊपर सेवा करते हुए इसकी संख्या बढ़ने लग गई। इसको अर्बन एरिया से निकालकर हम रूरल एरिया में भी ले गए। 2021 के अंदर इसकी संख्या 317 थी, अर्थात 317 जगह पर यह वननेस वन का क्लस्टर ये लगाया गया था। 2022 जब एक वर्ष पूरा हुआ, हमें लग रहा था कि कितना जाएगा, कितने और हम इसके अंदर निकाल पाएंगे साइट्स, और हम किस प्रकार से इसको आगे बढ़ा पाएंगे। 2022 के अंदर इसकी संख्या 407 हो गई, जो कि समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। जहां पर पहले 1,35,000 वृक्ष लगाए गए थे, वहां इनकी संख्या बढ़कर 1,70,000 वृक्ष हो गई। जब इस कार्य की शुरुआत हुई थी तो उस समय आप सब भली भांति जानते हैं कि इसको 3 वर्ष के लिए रखा गया था, कि 3 वर्ष के बाद ये प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। और अब 2 वर्ष पूरे होने को आए हैं और तीसरे वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप सब संतों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर सेवाएं करी हैं और इस वर्ष भी 13 अगस्त 2023 को हम इसको एक नए रूप में लेके आगे ले जा रहे हैं। हम इस
पूरे ट्रेनिंग सेशन में बातचीत के अंदर हम बहुत सारी बातों का भी समाधान करेंगे। बड़े सारे प्रश्न आ रहे थे, उन प्रश्नों का भी समाधान करेंगे और इन सब समस्याओं का, प्रश्नों का, सजेशंस का, आप यूँ कहें, इन सब के लिए हमारे बीच हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि 3 ऐसे महापुरुष हमारे बीच आज उपस्थित हैं जिन्होंने अपने बड़े ही कीमती समय में से हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक और समय भी निकाला है और यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए भी आए हैं। हमारे साथ बिल्कुल मेरी दाईं तरफ, इनको किसी इंट्रोडक्शन का भी ज़रूरत नहीं है, पिछले 2 वर्षों में हम देख ही चुके हैं, परम आदरणीय पीपल बाबा जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और साथ ही हम जानते हैं कि कोई भी कार्य हो तो सेवा के बगैर नहीं हो सकता, और कोई भी कार्य हो तो सेवा दल उसके अंदर जिस प्रकार से लगता है वो भी एक देखने वाली चीज़ होती है कि किस प्रकार से सेवा दल अपना इस कार्य को अच्छे से कर रहा है। तो हमारे साथ परम आदरणीय विनोद वोरा जी, मेंबर इंचार्ज सेवा दल और फॉरेन डिपार्टमेंट, और अनेक सेवाएं जो सदगुरु माता जी ने यहाँ पर इनको बख्शी हैं, आज अपने कीमती समय से यहाँ पर उन्होंने समय निकाला है और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमारे बीच प्रेसिडेंट प्रधान संत निरंकारी मिशन परम आदरणीय CL गुलाटी जी भी उपस्थित हैं। आपने भी सर बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए और हम सबको यहाँ पर आपने आशीर्वाद भी देना है। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए भी हमारे परम आदरणीय माननीय जोगिंदर सुखीजा जी, कहीं किसी कार्य में, क्योंकि उनके कार्य कितनी प्रकार की सेवाएं वो निभा रहे हैं, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पर आना था लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य जो हैं उसमें वो लगे हैं, तो हम उनसे भी आशीर्वाद लेंगे बीच में। और आइए सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों से ही शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले कुछ ऐसे चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय पीपल बाबा जी के तरफ ही जाऊंगा कि सर 2 वर्ष बीत चुके हैं। 3 वर्ष का हमने कमिटमेंट किया था और हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तीसरे वर्ष में जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड है, कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ गाइडेंस की आवश्यकता भी है, टेक्निकल गाइडेंस की जी। और सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपसे सबसे बाद में पूछूंगा क्योंकि वो वाकई इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कुछ एक प्रश्न है मेरे पास जो मैंने यहाँ पर नोट किए, तो हम सबसे पहले एक एक कर, और ज़्यादातर देखिए साथ संगत, ये जो प्रश्न हैं ये हमारे पास ईमेल के ज़रिए में आते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं, हमारे पास कई बार कुछ पत्राचार के माध्यम से भी आते हैं। तो हमने कोशिश करी है उन सारे प्रश्नों के लिए एक कॉमन क्वेश्चनायर तैयार हो जाए ताकि हम ये देख सकेंगे सभी की बातें इसमें पूरी हो रही हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आया है कि जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो जो पेड़ थे वो अब वृक्ष बन चुके हैं, उनकी हाइट भी 6-6, 8-8 फुट तक पहुंच गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। जब लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे थे जो हमें लग रहा था कि आगे जाकर कैसे निकलेंगे, लेकिन वो इतने ही विशाल बन गए हैं, उनकी स्पीड इतनी है, इतना उन्होंने ग्रीन एरिया को कवर कर लिया है। उन सबको देखते हुए अब एक प्रश्न आता है कि उनके गैप्स जो हैं बीच में वो खाली जगह है। मान लीजिए 2 पेड़ हैं, उसके बीच में काफ़ी गैप है, क्या उसमें हम कुछ इस 13 अगस्त के प्रोग्राम के अंदर ही क्या उसके बीच में हम कुछ श्रब्स लगा सकते हैं, कुछ छोटे पेड़ लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो कौन से लगा सकते हैं ताकि हम उसी को और भी ज़्यादा अधिक खूबसूरत बना पाएँ। धन्यवाद जी। जब हमें आशीर्वाद मिला सदगुरु माता जी का तो सारी बात जो थी वो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन पे थी कि हम घने वृक्ष लगाएं, घनी हरियाली क्रिएट करें और ट्री क्लस्टर्स क्रिएट करें। उसे हम अर्बन क्लस्टर्स भी बोल रहे थे, फिर बाद में
हम लोगों ने जो इसको पूरा एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट किया वननेस वन का, इन हार्मनी विद नेचर। अब जबकि 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं, जब हम कहते हैं कि 3 साल की एक प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस, प्लांटेशन जो होती है वो केवल 1 दिन या 1 हफ्ते का काम होता है। आप लैंड को साफ़ करते हैं, मैन्योर करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, लाइनें खींचते हैं, पिट्स खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं और उसको प्लांट को टिकाते हैं। तो वो तो 1 हफ्ते का काम होता है, लेकिन उसकी देखरेख, उसमें पानी देना, उसमें आपका जो है खाद पानी देना, उसकी जो है उसकी वीड्स निकाल लें, उसकी क्लीनिंग करना, उसको देखना कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, गाय भैंस बकरी नीलगाय से बचा के रखना, मनुष्यों से भी बचा के रखना उसको, तब जाके वो प्लांटेशन की हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अगला पॉइंट वो ये है कि हम ये सब चीज़ें जो हैं क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इन हार्मनी विद नेचर। इन हार्मनी विद नेचर फॉर whom? इन हार्मनी विद नेचर फॉर द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना। तो हम ही को वो जगह यूज़ करनी है, साथ संगत को ही यूज़ करनी है, आप ही ने यूज़ करनी है, कम्युनिटी ने यूज़ करनी है, आसपास के नेबरहुड ने यूज़ करनी है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस जगह को, उस सेक्रेड स्पॉट को, उस सेक्रेड फॉरेस्ट को, उस सेक्रेड वेजिटेशन को अब हमें तैयार करना है कम्युनिटी के लिए। अब हमें तैयार करना है कि ताकि साथ संगत वहाँ जाके वॉक पे जा सके, बैठ सके, सीनियर सिटीजन्स उसको यूज़ कर सकें, महिलाएं उसको यूज़ करते हैं, है ना। माताएं जो हैं शाम को अपने बच्चों को लेके वहाँ पर बैठ सकें, अच्छी ठंडी हवा आए और जो चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स है, पक्षियों की हम आवाज़ें सुन सकें। अब उसका एन्जॉयमेंट का टाइम है। 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा जो वृक्ष होता है वो 14 फुट 18 फुट पकड़ता है। एक चीज़ पक्की है कि एक थंब रूल होता है, गोल्डन मंत्रा ये होता है कि वृक्ष तब तक हम उसको छोड़ते नहीं जब तक वो 30 फुट को क्रॉस नहीं करता, 30 फीट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। 30 फुट 36 महीने। 36 महीने कब होंगे? 3 साल जब ख़त्म होंगे। 30 फुट कब होगा? वो तकरीबन 3 साल के अंदर होगा, जब उसको 3 बारिशें मिलती हैं, 3 मानसून मिलते हैं, 3 समर्स मिलते हैं, 3 विंटर्स मिलते हैं, 3 ऑटम और 3 स्प्रिंग मिलते हैं, तब जाके हमारा वृक्ष जो है हम उसको कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि 20% जो सरफेस नीचे, सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे का एरिया होता है वो रूट का एरिया होता है। जब वो रूट, यहाँ की रूट जो हमने 6 फुट दूरी पे लगाया, 4 फुट पे लगाया, 8 फुट पे लगाया, कहीं 10 फुट पे लगाया, तो वो जो जड़ें मिल जाती हैं नीचे, तब जो है हमारा वन जो है, हमारा जो वननेस वन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीशन सिर्फ वेजिटेशन में, मेंटेनेंस के तौर पे, लेकिन ये तो हमने बाउम्र उसको बिल्कुल ठीक रखना है क्योंकि हमारी जगह है, वो हमारी कम्युनिटी प्लेस है, कोई वो आपसे स्थान छीन नहीं रहा कोई, है ना। कोई किसी ने भवन के अंदर लगाया, किसी ने भवन के बाहर लगाया, किसी ने कम्युनिटी सेंटर में लगाया, किसी ने बारात घर में लगाया, किसी ने रिवर बैंक के पास लगा है। पुणे जोन का हम जाते रहते हैं क्योंकि पुणे हम देखते रहते हैं, तो वो इतनी प्यारी जगह हैं, पंचायतों की ज़मीनों पे लगा है, सरपंच जी भी आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं, हमारे साथ संगत के लोग भी आते हैं, वहाँ पर सेवा दल भी वहाँ पर होता है। सो अब क्या है, जो प्रश्न है वो ये है कि बीच बीच में पौधे लगाने का। अब उस पे आते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पाथवेज़ बनाएं। 5 फुट का, 4.5 से 5 फुट का आपका बीच में पाथवे होना चाहिए। वो जो है उसके ऊपर, और उसको कंक्रीट नहीं करना चाहिए, सीमेंट नहीं डालना। क्यों? हम वन क्रिएट कर रहे हैं। जो वन होता है उसमें सीमेंट, सरिया, टीन, लोहा, शीशा, प्लास्टिक नहीं लगाते, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। तो उसमें आप जो हैं ईंटे के टुकड़े हुए जो छोटे टुकड़े हैं वो डाल सकते हैं उसको पक्का करने के लिए, ताकि ज़मीन जो है फिसलन ना हो, ज़मीन में कीचड़ ना हो। तो पाथवेज जो हैं स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब हम छोटे पौधे कहाँ लगाएंगे? छोटे पौधों का तरीका ये होता है कि हम सीजनल फूल लगा सकते हैं, है ना। समर ब्लॉसमिंग जो फूल हैं वो लगाएं। विंटर आने वाला है
अक्टूबर से आपका विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। आपका जितने भी प्यारे प्यारे फूल, नीले पीले हरे, नीले पीले जितने भी पर्पल अपना आप फूल लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगता है, जिस क्षेत्र में हैं, जिस जोग्राफिकल एरिया में हैं, आप पता कीजिए आपके ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया फूल कौन सा चलता है, क्योंकि कहीं गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और चलेगा, जम्मू कश्मीर में कुछ और चलेगा, साउथ में कुछ और चलेगा, गुजरात में कुछ और चलेगा। सो ये देखते हुए आप अपना सीजनल फूल सिलेक्ट कर सकते हैं। और पाथवेज़ पे, बल्कि हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो पाथवेज़ हैं, पाथवेज़ भी शुड बी वेल मार्क्ड। कैसे? या तो उसमें ईंटें रख के, पत्थर रख के, उसको वाइट पेंट करके, उसको बिल्कुल वो रात को भी, ताकि कोई अगर आता है, शाम को भी कोई आता है, कोशिश करके अगर हम सोलर लैंप्स वहाँ लगा सकें ताकि देर रात भी वो जगह यूज़ हो सके, बैठने के भी काम आए। और अगर हम पाथवेज़ की ब्यूटिफिकेशन पे काम करें, 1 साल हमारे पास और है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो ब्यूटिफिकेशन पे अब हमें काम करना चाहिए। उसकी साफ़ सफाई, जो फेंसिंग हुई है उसकी किलेबंदी जो है, 5 वायर फेंसिंग, अगर 3 है तो 5 वायर फेंसिंग कीजिए, उसको और अच्छा कीजिए। जो वायर है उसके बीच में से आप नोट कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे साइज़ का कोई ग्रेजिंग एनिमल अंदर घुस रहा है, बकरी घुस रही है, कोई नीलगाय कूद के आ रही है, तो उसकी बायो फेंसिंग कीजिए। बायो फेंसिंग का अर्थ क्या होता है कि जो आपकी फेंसिंग है, अगर 3 वायर 5 वायर है तो उसके बीच बीच में बांस फंसाइए, उसके बीच बीच में कटीले कुछ सू बबूल के या जो बबूल के टहनियाँ होती हैं, वो हम आपसे वीडियो भी शेयर कर लेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग छोटे छोटे वीडियोस आपसे शेयर करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, वो कीजिए। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस, है ना। उसकी मेंटेनेंस पे अब हमें बहुत ध्यान देना है। 2 साल हमने खाद पानी दिया, 2 साल हमने बड़े प्रेम से, साथ संगत ने, सेवा दल ने बहुत प्रेम से उसको उगाया, उसको बड़ा किया। लेकिन अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी ग्रूमिंग पे, उस जगह की ग्रूमिंग पे अब हमें बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अब हमें उसको प्रेजेंट करना है कम्युनिटी में। सरकारी अफसर आते हैं, रिपोर्टाज होती है, मीडिया के लोग आते हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, वो पेपर में देंगे, कम्युनिटी उसको शेयर करेगी, तो हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेटअप करना है। ठीक है, तो खूब सारे फूल वाले पौधे रखिए। बायो फेंसिंग की जब हम बात कर रहे थे तो आखिरी पॉइंट ये है कि उसमें आप एलोवेरा लगा सकते हैं, रामबान लगा सकते हैं, ये कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं, कैक्टाई ऐसा लगा सकते हैं, ताकि आपको अगर कल आगे चल के कभी तार में रस्टिंग हो गई, तार कोई काट के ले गया, हो जाता है कभी कभी, चोरी हो जाती है, लेकिन आपकी बायो फेंसिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। कटीले आपके हैं, जैसे बोगनविला हो गया, मधुमालती हो गई, मधुमालती आप बहुत अच्छा है, वो पॉलिनेटर जोन आपकी बन सकती है। और फिर करौंदा हो गया, करौंदा जो है वो आप फेंसिंग पे लगा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे पौधे जो ग्रेजिंग ना हो, एट द सेम टाइम, जैसे मधुमालती वो गाय भैंस बकरी नहीं खाती, लेकिन फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज बहुत आती हैं। तो इस तरह से बाकी हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम के जैसे जैसे आज तो एक इंट्रोडक्टरी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, डिटेल्ड हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है ये, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सर। ये एक क्वेश्चन और बार बार आ रहा है हमारे पास कि पिछले 2 वर्षों का जो अनुभव रहा है उसमें काफ़ी कीड़े भी लग जाते हैं, और ये हर प्रदेश में अपनी अलग अलग ही चैलेंज है। अब ज़्यादातर जो महाराष्ट्र साइड से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आए कि कुछ एक एरियाज़ में कीड़े लगे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ में चले जाएं, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर ऐसा नहीं सुनने को मिला। तो यहाँ पर सभी के साथ एक ही ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई हमें ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बताएं और जो कम खर्च में वी कैन मैनेज। हाँ, एक तो साथ संगत से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्लांट की बेशक मृत्यु हो जाए, लेकिन प्लीज़ केमिकल मत यूज़ कीजिए। केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरह की कोई भी चीज़ ना यूज़ करें। हम आपको बिल्कुल देसी तरीके बताते हैं। अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले हम आपसे शेयर करेंगे। आपको याद है कि मालूम नहीं, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे माता पिता हमेशा एक बात बोलते हैं, वो सब्जी उठाओ जिसमें कीड़ा लगा हो, वो सब्जी उठाओ जिसमें कीड़ा लगा हो। अगर टमाटर में है, खीरे में है, तोरी में है, जिसमें भी है, उसको हल्का सा काट लो। 10-20% अगर आपकी वेजिटेबल वेस्ट भी होती है, वो वेस्ट नहीं होती, वो फिर खाद बन जाती है। उसको मिट्टी में
वापस डाल दीजिए, वो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, वो गाय बकरी खा लेगी, वो कुछ भी खा लेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो देसी है और वो बिल्कुल हेल्दी है, वो बिल्कुल, उसके अंदर पॉइजन नहीं है, उसके अंदर टॉक्सिन नहीं है, उसके अंदर केमिकल नहीं है, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड नहीं है, उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने बहुत सारी साइट्स देखी, हमने पूना जोन में भी देखा, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स लगे हैं, नींबू हैं, नींबू की तो हार्वेस्ट मैंने खुद देखी है वहाँ पर संतरे लगे हुए हैं, वहाँ करौंदा लगा हुआ है, वहाँ पर अमरूद लगा हुआ है, जामुन आने शुरू हो जाएंगे अब इसी वर्ष से। अगर आप केमिकल स्प्रे करेंगे सिर्फ इसलिए कि कीड़े लग रहे हैं, तो उसको आप चाहे जितना मर्जी धो लीजिए, वो फिर केमिकल आपके बच्चों में, आपके परिवार में, जो भी गांव वाले जो भी खाएंगे वो उसके अंदर जाएंगे और वो डिजीज़ क्रिएट करेंगे। तो कभी ये नहीं करना। अब उसका देसी तरीका क्या है? हम तो 45 साल से ये काम कर रहे हैं, 45 साल से ये बिल्कुल आसान तरीका। आप प्याज सब घरों में यूज़ होता है, अनियन के जो पील्स होते हैं वो आप स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास कोई भी बोतल हो, कैन हो, कोई पुराना बर्तन हो, बाल्टी हो, डस्टबिन हो, उसके अंदर वो सारे इकट्ठे कर लीजिए। फिर जितनी भी डंडलें होती हैं, जैसे हरी मिर्च की जो होती हैं, उसको आप काट के उसके अंदर डाल लीजिए और उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। पानी डाल के उसको 1 हफ्ता वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसको एक बार बेशक डंडी से दिन में 1 बार हिला लीजिए। वो जो पानी है, प्याज वाला पानी, प्याज के अर्क वाला पानी जो है, उसको आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, जैसे कॉलिन की बॉटल होती है या कोई भी स्प्रे बॉटल होती है, उसमें डाल के आप अपने जितने भी पौधे हैं उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। आपको लगता है कई लोग ऐसे हैं जो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, उनको लगता नहीं हम प्याज नहीं छुएंगे, उनके लिए भी बहुत तरीका है। नमकीन पानी, आप 3 से 4 चम्मच नमक आप लीजिए और उस नमक को आप बाल्टी में डाल दीजिए, किसी कैन में डाल दीजिए, किसी बोतल में डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह हिला के फिर उससे स्प्रे कर दीजिए सारी जगह। आपके जितने भी कीड़े हैं, जो भी तरीके के कीड़े हैं, वो निकल जाएंगे। और थोड़ा सा गीले कपड़े से उसकी कभी कभी पत्तों की सफाई भी कर दिया करो। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा जंगल है। देखिए, इतना प्रेम तो पौधों को दिखाना पड़ेगा। अगर साल में आपने एक बार अपने किसी रुमाल से, गीले रुमाल से, नमकीन पानी से, नमक वाले पानी से उसको ऐसे ऐसे साफ़ कर दिया और आपका वो जो है बिल्कुल पौधा स्वस्थ हो गया, उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी प्रेम पूर्वक अच्छा लगेगा और आपका जो है पौधा भी हेल्दी रहेगा। केमिकल की ज़रूरत ही नहीं होती। वैसे तो बहुत तरीके होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ये वो सब डालने के, लेकिन अगर प्याज का पानी अगर आप डालते हैं, स्प्रे करते हैं, या नमक के पानी से आप उसको स्प्रे करते हैं, हफ्ते में 3 बार उसको स्प्रे कर दीजिए और मुश्किल से 2 हफ्ता आपको ये करना होगा। आपके कीड़े बीड़े जितने भी हैं वो हो जाएंगे। और थोड़े बहुत कीड़े आने दीजिए, अच्छी बात है। अगर कीड़ा आ रहा है, भुंडी आ रही है, कोई कभी कभी माइली बग आ जाता है, कभी सफ़ेद रंग के उसमें चिपक जाते हैं, कोई बात नहीं, उसका भी तो खुराक है। वो बेचारे जीव जंतु कहाँ जाएंगे? जंगल किसके लिए? जंगल है ही वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगल है ही पक्षियों के लिए, जंगल है ही उन कीड़े मकोड़ों के लिए। तो उनसे भी हमें शेयरिंग करनी चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है। अगर 5-10% कुछ पत्ते कम भी हो गए तो क्या हुआ, है ना, वो भी उनका प्रसाद है। बहुत अच्छा आपने वैसे कराया, क्योंकि हम भी जब अपने घरों के अंदर जो हम टेरेस गार्डन बनाते हैं, या आपकी प्रेरणा से जैसे घर में भी हमने एक बालकोनी में लगा रखे हैं, तो उसके अंदर भी हम जो घर के किचन से वेस्ट आ रहा है उसको हम डालते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट वाकई ही 2 या 3 महीने के अंदर देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ आ रही थी कि हम अक्सर ये बात सुनते हैं और कहते हैं कि हम सबको पता है ये बात कि हमें नेटिव प्लांट्स लगाने चाहिए, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये नेटिव प्लांट है हमारा? क्योंकि हर प्रदेश का अपना है। हाँ। और लेकिन आजकल क्योंकि सभी जगह पर सभी प्रकार के पौधे मिलते हैं, तो कन्फ्यूजन ये हो जाती है कई बार कि ये हमारा नेटिव है या गुजरात का है या असम का है या महाराष्ट्र का है, कैसे पहचान होगी? हाँ, देखिए, पहली बात, सारे पौधे परमात्मा ने बनाए तो सारे ही नेटिव हैं। प्लैनेट के ऊपर अगर कुछ उग रहा है तो सारा ही कुछ नेटिव है, ठीक है। लेकिन इसका तरीका ये होता है, आपके ज़िले में अगर आप पूंछ में रहते हैं, आप बम्बई में रहते हैं, आप पूना में रहते हैं, आप बरेली में रहते हैं, बठिंडा में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप ये देखिए आपके ज़िले में पिछले गत 100 सालों में कौन से प्रधान वृक्ष रहे हैं, कौन से प्रधान फूल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, अब कमर्शलाइजेशन बहुत हो गई है, नर्सरी वाले आ गए हैं,
तो जी पता चले आंध्र प्रदेश के नर्सरी के जो पौधे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हों, फिर उसकी मार्केटिंग हुई हो और वो हमारे पास पहुंच गए हों, लेकिन वो हमारे वेदर के हिसाब से, जिस तरह का हमारा टेम्परेचर है, गर्मी है, सर्दी है, जिस तरह की पुरवाई चलती है, जिस तरह की हवा चलती है, जिस तरह से हमारा रात दिन का साइकिल है, वो सूटेबल ना हो उसको, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में आसपास जो पौधे बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उन्हीं पौधों को उस मिट्टी में लगाइए, है ना। उसी को नेटिव बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको नेटिव बोल देते हैं, हम लोग उसको अपनी भाषा में उसको देसी बोलते हैं। तो देसी पौधे लगाइए, देसी घास लगाइए। अब घास भी है, कोरियन घास, जापानी घास, मेडागास्कर से घास आई, साउथ अफ्रीका की घास आई, लेकिन सर वो चलेगी नहीं, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होगी, ठीक है। फिर उसकी बार बार शेविंग करनी पड़ेगी, बार बार उसको मेंटेनेंस में बहुत हाई कॉस्ट जाती है। सो बेस्ट होता है जो देसी चीज़ है वही यूज़ कीजिए। ये मत करिए कि जो नर्सरी में अवेलेबल है वही उठा के ले आएँ, जो आँखों को अच्छा लगा वही उठा के ले आएँ, जो आपको लगा कि ये तो महंगा पौधा है, अच्छा ही होगा, वो उठा के ले आएँ। उसको तकलीफ़ होगी, पाप लगेगा, है ना, क्योंकि पौधे को भी तकलीफ़ होगी, हमें भी उसको मेंटेन करने में तकलीफ़ होगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। सो देसी पौधे और देसी घास, देसी छोटे पौधे, देसी बड़े पौधे, बस जो आपके ज़िले में, आपके एरिया में, आपके जोग्राफिकल एरिया में जो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल से उगते आ रहे हैं, इसका मतलब वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में परफेक्टली वो नेचुरलाइज हो गए हैं, है ना। अब जैसे बहुत लोग हमें बोलते हैं कि जो नीम है वो फॉरेस्ट्री नहीं है, माना बिल्कुल नहीं है। मेडागास्कर का गुलमोहर है, नहीं होता, चलो ठीक है। अमलतास दिल्ली एनसीआर में होता है, बाकी जगह नहीं होता। लेकिन क्या है कि ये वाले पौधे पिछले 70, 80, 90 वर्षों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, ज़िलों में पहुंच चुके हैं और वहाँ वो नेचुरलाइज हो गए हैं। अब वो अडेप्ट हो गए हैं, उनका जो जीन है वो अडेप्ट हो गया, उनका जो डीएनए है, उनका जो सेल है, उनका जो उनका जो पूरा ग्रैनुलर उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो अडेप्ट हो गया उस चीज़ को, तो वो देसी हो गए। सो बस इतना ही मात्र रखिए, पिछले 50-70 सालों में जो भी आपको पौधा वहाँ पर आपके ज़िले में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में हुआ, वही देसी है, वही नेटिव है। अब देखिए, क्योंकि सभी महापुरुष वहाँ से जुड़े हुए हैं जी जी, और यहाँ पर इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को, जी, क्वेश्चन आंसर सेशन को लाइव देख रहे हैं, तो कुछ प्रश्न हमारे पास, अभी हमने इनको बोला भी था सारे महापुरुषों को कि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप सीधा हमें लाइव शो में ही कर लीजिए। जी जी, पूछिए। औरंगाबाद से कुछ प्रश्न आए हैं हमारे पास। औरंगाबाद से ये पूछा है कि हमारे वननेस वन प्रोजेक्ट में जो ज़मीन है वो हार्ड रॉक टाइप है जी, तो यहाँ कौन से पेड़ लग सकते हैं? मतलब काफ़ी पथरीली है या हार्ड रॉक है? आप हार्ड रॉक जो ज़मीन है, मैं समझ गया। औरंगाबाद में हमने काफ़ी काम किया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बीड़, ओस्मानाबाद, परभणी, लातूर, नांदेड़, जलगांव, उस क्षेत्र में बहुत लगाए हैं। देखिए, नीम जो है वो बहुत अच्छा वहाँ चलता है, नीम बहुत अच्छा चलता है, पीपल बहुत अच्छा चलता है, पिलखन बहुत अच्छा चलता है, गूलर बहुत अच्छा चलता है। हम क्या करेंगे, हम बल्कि अभी जब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो शर्मा जी से हम यही कह रहे थे, हम आपको एक पैम्फलेट बना के प्रॉपर उसमें सारी लिस्टिंग करके आपको अगले 10-15 दिन में आप तक हम पहुंचा देंगे। आप उसमें से देख लीजिएगा, जो आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डेक्कन सॉइल जो है, इट इज़ मोर ऑफ अ रॉकी सॉइल। वो पूरा मोल्टन मैग्ना है और उससे वो मिट्टी बनी है। मुश्किल से कहीं 6 इंची है, कहीं 12 इंची है, कहीं 2 इंची है ना, क्योंकि मैंने काम किया है वहाँ, मुझे मालूम है उसका। तो बहुत बार क्या होता है कि उसको सब्बल से पत्थर को तोड़ के उसको 2 फीट निकालना पड़ता है, उसके अंदर मिट्टी भरनी पड़ती है, खाद भरनी पड़ती है, तब जाके उसमें वृक्ष लगता है। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि हम वहाँ के ही जो नेटिव पौधे हैं, जो उस तरह की सॉइल में, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे चलते हैं और डेक्कन प्लेटो के ऊपर हों, वो करेंगे। उसके लिए ये सबसे अच्छा मीडियम नहीं है। हम आपको लिखित रूप में वो पूरी लिस्ट देंगे और उसके जो फीचर्स हैं और उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी और कितने हाइट का आपको पौधा लगाना चाहिए, है ना, डिपेंड करता है। कुछ पौधे होते हैं वो 2 फुट पे बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ जो होती है गैची उसकी अगर जब वो 2 साल का होता है या 24 महीने का होता है वो अच्छा चलता है, कुछ जो है 4 फुट के अच्छे चलते हैं, डिपेंड्स। तो वो हम आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे।
अभी चूंकि हम श्रब्स की बात कर रहे थे और जी। हाथों हाथ ही एक नया प्रश्न यहाँ पर आ गया कि हमने जो 2 साल पहले भी पेड़ लगाए थे और वहाँ जिस साइड को हमने चूज़ किया था वहाँ पर पहले भी कुछ पेड़ लगे हुए थे और हमने जो वैकेंट एरिया था उसके अंदर हमने प्लांटेशन करी थी। कुछ बड़े पेड़ भी हैं। अब उन बड़े पेड़ जो इतने फैले हुए हैं जिनकी वजह से धूप जो है वो नीचे तक नहीं आती, तो क्या उसके अंदर उसकी छांव में भी पेड़ लगाया जा सकता है? हाँ, देखिए, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, कैनोपी आ जाती है, उसके नीचे आप कुछ मत लगाइए। ह्यूमन बीइंग शुड नॉट पुट एनीथिंग। हमें नहीं लगाना है, प्रकृति लगाएगी। क्यों? क्योंकि पक्षी आके बैठेंगे तो फिर उनकी ड्रॉपिंग में कई ऐसे बीज होंगे, तभी तो बायोडाइवर्सिटी बनेगी अपने वन की। वननेस वन की हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसे पैदा होगी? हमने तो शुरुआत की है, हमने तो इंजन में चाबी लगाई है, हमने तो प्रकृति का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। अब प्रकृति टेक्स ओवर, ठीक है? तो मैं कभी उस फेवर में नहीं रहूँगा कि एक बार वृक्ष बन जाए तो हम उसके नीचे नीचे कुछ लगाना शुरू करें। हाँ, मेंटेनेंस कीजिए। मेंटेनेंस में भी जो वहाँ पर वाइल्ड ग्रासेस उग रहे हैं, वाइल्ड फ्लावर्स उग रहे हैं, छोटे छोटे, कई नीले पीले इस तरह के, तो उनको तो रहने दीजिए। आपको क्या बहुत खास ख्याल रखना है, वो रखना है इन्वेजिव जो पौधे होते हैं, जैसे कि लैंटाना हुआ, बहुत महापुरुष इस चीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरी बात, पार्थिनियम, कौन? जिसका गाजर घास जिसको बोलते हैं। गाजर घास को कभी भी ऊपर से शेव मत कीजिए, उसको जड़ से निकालिए, गाजर घास, ठीक है? इस तरह के और भी कुछ ऐसे वीड्स होते हैं, उसकी भी हम पूरी लिस्ट जो है आपसे हम शेयर कर देंगे। सो बड़े हुए पेड़ों के नीचे पौधे मत लगाइए, लेकिन उसकी कटोरी बनाना, थाला जिसको बोलते हैं, वो करना, उसके अंदर अच्छा खाद पानी डालना, कटोरी बनाना, वो हमारा मेंटेनेंस में आना चाहिए। एक और चीज़, अब क्योंकि हमारे दो साल हो गए हैं, चाहे वो 14 फुट का हो, 8 फुट का हो, 18 फुट का हो, 20 फुट का हो, अब उसकी गर्थ आ रही है, जो आपका ट्रंक है, स्टेम है, मेन है, शोल्डर हाइट तक उसको जो है, जो आपका डिस्टेम्पर कली होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चॉक पाउडर जो होता है ना, कली बोलते हैं, तो उसको आप रात भर उसको घोल के सोइए, हल्की उसमें नील डाल दीजिए और उसको जो है सुबह कूची से हमारे शोल्डर हाइट तक सारे पौधे जितने भी हैं, 1,70,000 आपने लगाए हैं, 1,70,000 पौधों को शोल्डर हाइट तक वाइट कर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन, विजुअल बहुत अच्छा लगेगा, है ना? फिर आप उसका सेंसस ज़रूर कीजिए, उसकी काउंटिंग ज़रूर कीजिए, एक्सेल शीट्स बनाइए और स्पीसीज़ वाइज उसका ब्रेकअप कीजिए। एक तो हो गया कि जी हमने 270 पौधे लगाए, किसी ने कहा जी हमने 4,000 लगा दिए, लेकिन 4,000 कौन सी प्रजाति के लगाए? उसमें अमरूद कितना है, जामुन कितना है, गूलर कितना है, पीपल कितना है, नीम कितना है, कचनार कितना है, ठीक है? छोटे पौधे कितने हैं, करौंदा कितना है, वज्रदंती कितनी है, मेहंदी कितनी है, वो सारा आपका स्पीसीज वाइज, ताकि हम जब इसको डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी बहुत स्ट्रांग होगी, तो आगे चल के कभी हमें किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करना होगा और कभी आगे अच्छी प्रेजेंटेशंस करनी होगी, ग्लोबल लेवल पे हमें प्रेजेंट करना होगा, तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी के दम पे जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि देखिए इतनी प्रजातियों को हमने सेव किया, इतने प्रजातियों को हमने लाए और हमारे लगाए हमने इतने थे, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे महीने बीतते गए, जैसे जैसे पक्षी आते गए, जैसे जैसे वहाँ पॉलिनेटर आए, जैसे जैसे वहाँ पर इंसेक्ट्स की प्रजातियाँ आई, वो अपने हिसाब से वो जो पॉलिनेशन उन्होंने की और वो जो सीड डिस्पर्सल हुआ, देखिए इतने सारी डाइवर्सिटी का इजाफा हुआ, इतने सारी बायोडाइवर्सिटी हुई और ज़्यादा कितने पौधे अपने आप प्राकृतिक रूप से वहाँ पर आ गए। दैट विल बी अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन फॉर अस। सो इसीलिए तो हमारा जो तीसरा साल है वो बहुत ही एक्टिव साल है। तीसरा, बल्कि मैं समझता हूँ पहले 2 साल बहुत आसान थे हमारे। क्यों? क्योंकि हमने पौधा लगाया, हमने सफाई की, हमने पानी दिया, हमने खाद दी, एक फेंस लगा दी। अब है असली काम। तीसरा साल हमारा बहुत एडवेंचरस होने वाला, क्योंकि तीसरे साल में हमने उसकी जो ग्रूमिंग करनी है उस एरिया की, वो पूरी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है और बायोडाइवर्सिटी पे खास ख्याल रखना है। साथ संगत, जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी जिक्र आ रहा था औरंगाबाद जोन का, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि औरंगाबाद जोन हुजूर 13 अगस्त को 17 लोकेशंस पर नई 17 लोकेशंस मोर विल बी एडेड ऑन दिस 13th। और आदरणीय हरीश खूबचंदानी जी वहाँ के जोनल इंचार्ज हैं और साथ में हैं आदरणीय विजय जी क्षेत्रीय संचालक हैं, उनसे बात चल रही थी। बहुत ही सुंदर तरीके से टीम को लेकर
ये एक नया एकदम इतना जोश आया कि 17 लोकेशन एक साथ और ऐड होने जा रही हैं। बहुत बड़ी इसी प्रकार से जो टोटल अगर हम बात करें राउंड अबाउट वी विल बी हैविंग मोर देन 68 साइट्स दिस ईयर। जो 407 थी उसमें 68 या 70, और जिसको अभी बात हो रही थी आदरणीय कुणाल जी से भी कि 100 हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो ये सदगुरु माता जी का आशीर्वाद है कि इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। और यही बात बार बार मन में आ रही थी कि ये जो प्रकृति है, और इसके साथ हमने एक वर्ड यूज़ किया है वननेस, वन। तो वननेस तो एकता ही है, प्रकृति वन की भी है और प्रकृति मन की भी है। हम वन की प्रकृति ठीक कर लें, सदगुरु ने मन की प्रकृति तो ठीक कर ही दी है। इस प्रकार से ऐसे आशीर्वाद आ रहे हैं और जगह जगह से। और यहाँ पर दास एक बात और शेयर करना चाहेगा कि अहमदनगर जोन में हिंगोली, जहाँ पर मेरे ख्याल से 2022 के अंदर सदगुरु माता जी ने अपना आशीर्वाद दिया था। वहाँ पर 800 से 1000 के बीच जो हैं वो प्लांट्स लगे हैं। तो यहाँ भी जोनल इंचार्ज साहब से जब बात हुई हरीश जी से, तो उन्होंने कहा कि सदगुरु के जहाँ चरण पड़ गए वहाँ तो फिर पूरे फूल ही फूल खिल गए सब जगह पर। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चंस आदरणीय वोरा जी के लिए भी बीच में ही दास ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेवा से रिलेटेड भी हैं। इसमें कुछ एक ऐसा प्रश्न आया कि कुछ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बात भी हो सकती है, क्योंकि अब हम ये तो परिवार ही है और इस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्योंकि सेवा का भाव सभी संतों में है कि अधिकतर सेवा जो है इस वननेस वन की वो मॉर्निंग टाइम्स में होती है। 6 से 8 हो गई, 6 से 7 हो गई, और उसके बाद संगत का समय होता है, 7 बजे है, 7:30 है, 8 है। तो वैसे बड़े पर्सनल लेवल पे पूछा है किसी ने कि भाई कैसे दोनों को मैनेज किया जाए। आप जी आशीर्वाद दीजिए सर। प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए रानंकार जी। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप जी ने इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन की है। ये वननेस वन जो हमारा 13 अगस्त को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हजूरी में तीसरे साल में हम एंटर कर रहे हैं, और आदरणीय पीपल बाबा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर गाइडेंस हमें दी है कि किस प्रकार पौधे हमने लगाए, किस प्रकार 2 साल तक मेंटेन किए, अब तीसरे साल में किस प्रकार हमने आगे बढ़ना है, उनको ऊपर बढ़ने के लिए सहयोग देना है। उनके जो बीच में स्थान है उसके बीच अपने आप हमने पौधे नहीं लगाने हैं। ये नेचर है, ये अपना काम आप करती है। ये बहुत सुंदर बात समझाई है कि जो पक्षी हैं ये जो साथ संगत पौधों पर बैठकर वो पोलन ग्रेन्स सक करते हैं, उठाते हैं, फिर जहाँ जहाँ ये नेचर का एक विधान है, विधि का विधान है, वो जहाँ जहाँ भी डालते हैं अपने आप वो बीच में पौधे बढ़ते जाते हैं। तो साथ संगत अभी जो सवाल आया है आदरणीय संजय शर्मा जी की तरफ से कि ये सेवा का कार्य सुबह 6 से 8 या 6 से 7 होता है, और हमें साथ संगत ये निर्देश आया है कि हमने संगत मिस नहीं करनी। इतवार का दिन है 13 अगस्त का, और संगत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। साथ संगत ये वननेस वन जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमारे सब के ऊपर दया कृपा करी। हम सभी जानते हैं कि 2 साल जो 2020 और 21 का समय बीता पूरी दुनिया के अंदर, जो साथ संगत ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोरोना काल के दौरान कितनी मौतें हुई, कितनी जानें चली गई, और सतगुरु साथ संगत आता है दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। ये सारी मानवता इनकी अपनी होती है, ये मानव कल्याण के लिए आते हैं, और हर वो कदम साथ संगत सतगुरु उठाते हैं जो मानव जिंदा रहे। वो जतन कीजिए जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए दिल से, दोस्ती जिंदा रहे। तो साथ संगत सतगुरु ने ये जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप साथ संगत इंसान को बचाने के लिए कि खून के अभाव के कारण कोई भी इंसान की मौत ना हो,
सारा साल सत्संग ब्लड डोनेशन कैंप संत निरंकारी मिशन की तरफ से राइट फ्रॉम 1986 1986 से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आदेश से लगाए जाते रहे हैं, आज भी लग रहे हैं। इसी प्रकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 1 का 2021 में आह्वान किया कि जो ऑक्सीजन के अभाव के कारण सत्संगत ये जाने गई हैं कोरोना काल के दौरान, निरंकार दातार ऐसी कृपा करे, सतगुरु ऐसी कृपा करे कि ऐसा मौका आने वाली जनरेशन्स के लिए कभी ना आए, ऐसा दिन देखने को ना मिले। उसी को सत्संगत एक साकार रूप देने के लिए सतगुरु माता जी ने 1 का प्रोजेक्ट चलाया कि अर्बन सत्संगत क्लस्टर ट्रीज का प्रोजेक्ट दिया। कितने सत्संगत एक साइट्स सेलेक्ट की गई ऑल ओवर इंडिया और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से साइट एक्वायर की गई और वहाँ पौधे क्लस्टर ट्रीज लगाए गए। और सत्संगत ये जो सवाल आया है, ये सत्संगत बहुत ही खूब है और हमने ये ध्यान रखना है। सतगुरु माता जी ने मिडल पाथ, सतगुरु बाबा जी ने भी मिडल पाथ अडॉप्शन की बात कही कि हमने ना तो सत्संगत इस प्रोजेक्ट से कंप्रोमाइज़ करना है, ना ही हमने अभी आदरणीय संजय जी ने कहा कि 1 की बात हो रही है तो मन की बात भी है। 1 सत्संगत हमें बाहर से ऑक्सीजन देते हैं और सत्संगत जो है हमें मन को अंदर से एनर्जी प्रदान करती है। सुंदर मन जो है, ये सत्संगत जैसे कोटेशन आती है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर सत्संगत साउंड बॉडी है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड कर ली, 1 लगा लिए, और सत्संगत हमारा माइंड साउंड नहीं है, मन में दूषित है। हजूर सच्चे पातशाह ने कहा द पोल्यूशन वेदर इनसाइड और आउटसाइड, चाहे बाहर की प्रदूषण है या अंदर की प्रदूषण है, दोनों ही हानिकारक है इंसान के लिए। तो दोनों से हमने बचना है, हमने किसी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सत्संगत टाइम को हमने खुद एडजस्ट करना है। हर स्थान पर हमने देखना है कि ये जो कार्यक्रम 1 का रखा गया है वो 6 से 8 इसीलिए समय निर्धारित किया गया है, इट शुड बी राइट फ्रॉम 6 to 8 PM। 6 से 8 सत्संगत होना है और उसके बाद सत्संगत हमारे पास सफिशेंट टाइम है। संडे का दिन है, इतवार का दिन है, हम सभी जानते हैं कि संगतें हमारा टाइम 10 से 12 होता है या 11 से 1 होता है। अगर पहले रखते हैं, कभी 1 का प्रोग्राम नहीं होता तो हम 7 से 9 रखते हैं या 8 से 10 रखते हैं, तो वी कैन वेरी वेल एडजस्ट आवर टाइमिंग्स। हम टाइम को एडजस्ट करें और उसको 10 से 12 रखें या 11 से 1 रखें, ताकि सतगुरु की रहमतें इस प्रकार भी सत्संगत मन को जो दूषित होने से बचाना है, वो एकमात्र माध्यम है सत्संग का। सत्संग हमने करते जाना है, उससे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दास की यही अरदास बेनती, जितने भी महात्मा, चाहे सेवा दल के अधिकारी सेंटर से जुड़े हैं, क्षेत्रीय संचालक महात्मा जुड़े हैं, यूनिटों के अधिकारी जुड़े हैं, बहने भाई, सभी ये ध्यान देंगे कि संगत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो मन को सत्संगत प्रदूषण से बचाने के लिए है और 1 हमारे शरीर को सत्संग हरिश पुष्ट। ये सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ने कहा, जो हेल्दी डाइट है, जो सत्संगत एक नूरिश डाइट है, सत्संग नरिश डाइट है, वो हमने लेनी है बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। तो ये ध्यान रखना है, ना तो हमने 1 को नेगलेक्ट करना है 13 अगस्त को, ना ही हमने संगत को नेगलेक्ट करना है, दोनों ही हमने करने हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। थैंक यू सर, वाकई हमें दोनों की ही ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी है आप जी ने जो बात बताई है और ये मोटिवेशन सभी के लिए है। एक और प्रश्न है सर आपके लिए, क्योंकि दास ने फ़ोन भी ऑन किया हुआ है तो क्वेश्चन इतने सारे आ रहे हैं। उन प्रश्न में जाने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। कुछ एक बड़ी अच्छी साइट है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र में दास को भी 1-2 ग्रुप्स में ऐड किया गया है। आदरणीय ललित जी हैं क्षेत्रीय संचालक, तो घाटला और लोकमान्य तिलक टर्मिनस, तो दास उसमें देखता रहता है कि किस प्रकार से डेली एक शेड्यूल आता है और उसमें साथ संगत वहाँ पहुँचती है।
और सभी अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पर जाते हैं, सेवा करते हैं, उसकी फ़ोटो भी अपलोड होती है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मैनेज किया गया है। अब तो मन भी करता है वहाँ जाके एक बार असल में देखा जाए कि किस प्रकार से, क्योंकि उस पेड़ को देखने की चाह नहीं है, वो जो सेवा का भाव है उसको देखने की चाह है कि किस सुंदर तरीके से ये पूरा मैनेज किया जा रहा है। ललित दलवी जी हैं वहाँ पर, उनसे बात होती रहती है बड़ा सुंदर तरीके से। पूना के अंदर खोरेगांव खुटबाव तो सर ने देखा ही है, पाषाण और भावरपुर अवनीत टावरे जी वहाँ पर हैं क्षेत्रीय संचालक। और हमारा एक माइलस्टोन साइट है पूना की। अभी मैंने कुणाल जी से भी रिक्वेस्ट करी थी कि हम बीच में उसका सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है, हम वो भी ज़रूर देखेंगे। उससे पहले जो प्रश्न आया है अभी कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कौन सी वर्दी पहननी है, खासकर 13 तारीख के लिए भी और आगे आने वाले समय के लिए भी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथ संगत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। दास को इस प्रश्न को सुनकर ही साथ संगत वो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का बाब याद आ गया, ध्यान में आ गया कि एक महात्मा ने बाबा जी से सवाल किया, सिमरन की बात हो रही थी, बाबा जी सिमरन हमें किस प्रकार करना है, सिमरन हमें आंखें बंद करके करना है या आंखें खोल कर करना है, ये मुंह से बोलकर करना है या मन में ही मन में करना है। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि निरंकार का एहसास, निरंकार की याद, चाहे आंखें बंद करके, चाहे आंखें खोल के, चाहे मुंह से बोल के, चाहे चुप रह के, भाव तो है कि हमने निरंकार का एहसास हर पल करते रहना है। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अब यहाँ सत्संग ये सेवा की बात आई है, इसमें वर्दी कौन सी डालनी है सेवा दल में, इसमें कोई ऐसा सत्संग बंधन नहीं है। एक आउटसाइड प्रोग्राम है, हम सेवा दल के सारे सदस्य हैं, चाहे ये सत्संगत हमारा 1+1 प्रोग्राम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से जितने भी सोशल कार्य होते हैं वो सारे ही संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से होते हैं। अगर हमारे पास नीली वो जैकेट है वो भी डाल सकते हैं। किसी के पास सत्संगत ये हमारा अभी जो सतगुरु माता जी ने शीर्षक दिया पिछले समागम का, ये रूहानियत और इंसानियत संग संग उसकी सत्संगत कोई जर्सी जैकेट है वो भी डाल सकते हैं। या और भी इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए वननेस के, सत्संगत हारमोनी इन वननेस का हुआ, उसकी भी जैकेटें हैं, या और भी किसी प्रोग्राम की जैकेट है। ये भाव ये है कि हमारी आइडेंटिटी, जितने भी लोग सत्संगत उस समय बाग बगीचों में या आउटसाइड एरिया है वहाँ घूम रहे होंगे, उनको एक आइडेंटिफिकेशन देनी है कि हम वी बिलोंग टू द संत निरंकारी मिशन, हम संत निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं। तो सत्संगत चाहे किसी के पास नहीं है तो वो वर्दी भी डाल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि हमने ऐसा करना ऐसा नहीं करना, जिस प्रकार भी करें। भाव यही है कि हमारा पर्पस जो है दैट शुड नॉट बी डिफीटेड, पर्पस हमने अचीव करना है। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये भी बात कही कि लेट अस वर्क फॉर द कॉज एंड नॉट फॉर द अप्लॉज। कोई हमें सत्संग उसमें कोई प्रशंसा लोड़ने की बात नहीं है, हमने तो जो कॉज सामने है कि 1+1 हमने पेड़ लगाने हैं। 13 अगस्त का दिवस सतगुरु की कृपा आशीर्वाद से ये घोषित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हमने पौधे लगाने हैं। पहले पौधों को सत्संगत उसका भी रख रखाव के लिए हर इंतज़ाम करना है। नई साइट्स में भी पौधे लगाने हैं और सत्संगत कोई भी रूप हो, सतगुरु माता जी ने भी यही कहा कि व्हेन द वर्क इज़ डन फॉर द कॉज द अप्लॉज हैज़ टू बी देयर। तो अप्लॉज तो सत्संगत पूरी मानवता से मिलनी है कि निरंकारी मिशन कितनी मानव कल्याण के कार्य कर रहा है। और सतगुरु बाबा जी ने भी स्लोगन दिया, मिशन का स्लोगन भी है कि नर सेवा नारायण पूजा। तो ये नर की सेवा है, इंसानियत की सेवा। सत्संगत ये इंसान की सेवा है, इंसान के लिए ऑक्सीजन जनरेट करना ताकि इंसान जिंदा रहे। तो इसमें
यही भक्ति भी आ जाती है, नारायण की पूजा हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो भी कार्य करना है, ये सत्संगत आदरणीय नंकारी राजपिता जी ने कहा कि ये कार्य तो सत्संगत संसार में सब जगह हो रहे हैं, परंतु जो कार्य नंकारी मिशन में हो रहे हैं, ये सेवा भाव से जो हो रहे हैं, ये सत्संगत समर्पण भाव से हो रहे हैं। आप सभी महात्मा इसमें योगदान दे रहे हो, तो ये हमारे भक्ति में शामिल हो जाते हैं, ये सत्संगत हमारी सेवा में शामिल हो जाते हैं। तो भक्ति जहाँ होती है, बंदगी होती है, इबादत होती है, वहाँ सत्संगत परमात्मा का, सतगुरु का आशीर्वाद होता है। तो ऐसा ही ध्यान रखना है, किसी भी यूनिफॉर्म में हम आए, आना हमने ज़रूर है। संगत का दास ने पहले ही बता दिया, उसमें साथ एक और एडिशन करना चाहेगा दास कि कहीं कहीं से ये भी खबर आई, महात्मा ने सवाल भी किया कि क्या जैसे पहले भी संगते ओपन का आदेश आया था अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, छुट्टियों के दिनों में, तो सत्संगत जून में भी हमने करी है। तो सत्संगत वननेस वन के साथ कोई साइट है ऐसी, तो संगत हम एक ओपन प्रोग्राम भी कर सकते। कई महात्मा ने पूछा कि हम क्या वहीं पर ही संगत भी कर सकते हैं पौधे लगाने के बाद, ताकि आने जाने का भी समय बच जाए। तो वो भी बड़ी अच्छी एक, बहुत अच्छा, नहीं फिर वाकई इसमें बहुत बढ़िया। तो वो भी एक बड़ा अच्छा ध्यान है कि अगर वहाँ भी साइट है तो वहाँ हम दरियाँ भी ले जा सकते हैं, चेयर भी, डिवाइन चेयर के लिए, और साउंड सिस्टम भी वहाँ हम सत्संग इंतजाम कर सकते हैं। 6 से 8 अगर उधर पौधे लगाने हैं, भवन कहीं या संगत की साइड कहीं दूर है, या संगत का टाइम हमने मान लो 8:30 या 9 से 11 ही रखना है, तो वहाँ भी ओपन प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं मौसम के अनुसार। वहाँ मौसम सही है तो वो प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। ये भी आप जी के चरणों में प्रार्थना है जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप जी ने तो जो प्रश्न अभी व्हाट्सएप पे फ्लैश ही हुआ था, उसका आंसर भी आपने पहले ही दे दिया। क्वेश्चन ये आया था कि बच्चों को इतना शौक है, जब ये ट्रेनिंग सेशंस प्लान हो रहे थे उस समय कहा गया था क्योंकि सफाई चल रही है, अभी एरिया को क्लीन किया जाएगा, कई जगह जेसीबी भी चलेंगी, तो उसमें बच्चों को ना लाया जाए। अब चूंकि वो एक बड़ा ही वेल प्लान्ड बन चुका है, तो क्या उसके अंदर हम बच्चों को ला सकते हैं? तो अगर संगत होगी तो फिर आप जी जैसे बहुत अच्छा सत्संगत जी, प्यार से कहिए तानंकार जी। सत्संगत ये एक और बहुत अच्छा सवाल है कि इस प्रोग्राम में बच्चों को भी ला सकते हैं, वाई नॉट। बहुत ज़रूरी है सत्संगत, हर कार्यक्रम में नंकारी मिशन के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें नंकारी मिशन के बच्चे हैं, नंकारी मिशन का यूथ है, भाई बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, हर महात्मा को सत्संगत ये शामिल किया ही जाना चाहिए। अगर पहले समय में सत्संगत जब एबनीशियो, राइट फ्रॉम एबनीशियो हमने कार्य शुरू किया, ऊबर खाबर कोई जगह है उसकी साफ़ सफाई करनी है, कांटे बहुत हैं, पत्थर बहुत है, रोड़े बहुत हैं, तो छोटे बच्चे कहीं उनको कोई पीड़ा ना हो, नुकसान ना हो, उसलिए अगर मना भी किया गया है, तो अब तो साइट सारी ये डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो अब तो सत्संगत बच्चों को भी शौक़ होता है हम भी पौधे लगाएं। आजकल स्कूलों में भी सत्संगत ये बहुत एक हरियाली की तरफ, प्लांटेशन की तरफ, ट्री प्लांटेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है, ग्रीनरी की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों को भी बहुत शौक़ होता है कि हम भी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि सतगुरु का आदेश है, तो सतगुरु का आदेश तो सारी मानवता के लिए है। सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ, सतगुरु का आदेश सारी मानवता के लिए है। बच्चों को भी ज़रूर लेकर आइए ताकि वो कमिंग जनरेशन जो हमारी है वो भी तैयार हो सके, वो भी सत्संगत इस बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो भी ध्यान रखते हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों पिछाड़ा जा रहा है, हम भी आगे ये सेवा करेंगे। तो सेवा के लिए सबके लिए सत्संगत संतनकारी मिशन में ये मैदान खुला है, जितनी मर्जी रज रज के सेवा करें, तो बहुत अनिवार्य है बच्चों को भी लेकर आइए। मुबारक है सत्संगत, प्यार से कहना धन्यवाद जी। थैंक यू सर, ये तो आशीर्वाद है हम सबके लिए। कुछ और साइट्स, इससे पहले मैं एक बार और आगे जाऊं कि हरियाणा जो कि काफ़ी, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब 407 और 450 साइट्स का हम डाटा इकट्ठा करते हैं और उसमें हम वैसे तो सभी एक बराबर हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर देखते हैं कौन सी साइट आगे जा रही है, कौन सी साइट
थोड़ा सा और पुश करने की ज़रूरत है। हमारे पास एक साइट है भिवानी, जोनल इंचार्ज साहब है बलदेव नागपाल जी, 2500 प्लांट्स जो कि लगाए थे MNS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्य को किया गया है और हमने उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो बड़ी अच्छी एक साइट है विलेज मंडूरा है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर शिव मोहन मिगलानी जी हैं, तो उनके साइट को भी देखने का बड़ा मौका मिला। और इसके साथ साथ हम अगर चलें जी वडोदरा के अंदर, बड़ौदा के अंदर, तो वहाँ पर एक अंकलेश्वर ब्रांच है, वहाँ पर जो प्लांटेशन हुई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको किया गया है, क्योंकि ये सब वो साइट्स हैं जो एक मॉडल के रूप में आगे आ रही हैं। आदरणीय सुंदरजीत जी क्षेत्रीय संचालक हैं और आंटी बलजीत कौर जी हैं जोनल इंचार्ज। तो उन साइट्स को जब हम देखते हैं कि हम इतनी सारी वहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइट्स जो हैं ये बाकी सब संत महापुरुषों को भी दिखानी चाहिए। हम 1 मिनट का एक छोटा सा एक क्लिप देखेंगे, पूना जोन के अंदर है, हम उसके अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से खूबसूरती के साथ इसको किया गया है। और उसके बाद आखिरी में एक इमोशनल क्वेश्चन दास जरूर करना चाहेगा जो बार बार पूछा जा रहा है जी। हर गली हर मकान में ये संदेश पहुंचाए, वृक्षों से ही जीवन है, आओ वृक्ष लगाएं। धरती का कोना कोना पेड़ों से हम सजाएं, हरियाली भर के दुनिया में जीवन को हम महकाएं, जीवन को हम महकाएं। आओ पेड़ लगाएं, लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। One swan in harmony with nature. हर गली हर मकान में ये संदेश पहुंचाए, वृक्षों से ही जीवन है, आओ वृक्ष लगाएं। धरती का कोना कोना पेड़ों से हम सजाएं, हरियाली भर के दुनिया में जीवन को हम महकाएं, जीवन को हम महकाएं। आओ पेड़ लगाएं, लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। One swan in harmony with nature. हर गली हर मकान में ये संदेश पहुंचाए, वृक्षों से ही जीवन है, आओ वृक्ष लगाएं। धरती का कोना कोना पेड़ों से हम सजाएं, हरियाली भर के दुनिया में जीवन को हम महकाएं, जीवन को हम महकाएं। बहुत ही अच्छी साइट और पूना जोन के अंदर बहुत ज़्यादा संगतें महापुरुष अपना इतना समय निकाल कर वहाँ पर रेगुलर जाते हैं और किस प्रकार से आदरणीय पीपल बाबा जी वहाँ पर मौजूद थे। और आप कुछ बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो किया, जो मतलब बड़े शॉर्ट में टिप्स कि भाई ये सभी लोग करें तो वैसा निखार आ सकता है। उसके लिए तो मैं यूँ कहूँगा कि साथ संगत को अपनी सिलेक्ट टीम मेंबर्स को, क्योंकि देखिए सिर्फ बताने से नहीं होता। मैं आपको कह सकता हूँ हिमालय बड़ा सुंदर लगता है ना, तो वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे, फिज़िकली जाएंगे, वहाँ की मिट्टी को उठाकर देखिए, वहाँ की इरिगेशन सिस्टम्स को देखिए, ड्रिप इरिगेशन कैसे हम लोगों ने यूज़ किया, किस तरह से घने वन लगाए, ग्रासलैंड एरिया अलग बनाया, फूलों का अलग बनाया, एक स्पीसीज़ ऑफ ग्रासेस वहाँ इकट्ठी की, उसको एक सेलिब्रेशन वन बनाया। क्योंकि गांव के सरपंच से लेके जो गांव के वहाँ पंचायत के लोग थे जिनके जन्मदिन थे, उन्होंने आके वहाँ पर पौधे लगाए। वहाँ पर जो महिलाएं थीं, वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, वहाँ के जो बच्चे थे, उनके जन्मदिन पे
किसी की एनिवर्सरी थी, किसी का जन्मदिन था, किसी का मरण दिन था, किसी का कुछ था, वहाँ पर उनके उपलक्ष्य में भी वहाँ पर पौधे लगाए। क्योंकि जब आप लोगों की पीपल पार्टिसिपेशन कराते हैं, सिर्फ अपनी संगत का नहीं, जो हमारे आसपास की कम्युनिटीज़ रहने वाली हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन जब होती है, तो बॉन्ड जो होता है, वो जो इमोशनल बॉन्ड होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और उससे क्या होता है कि उस जगह का जो फ्यूचर है वो बहुत सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो लैंड यूज़ कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि एक बार परमानेंट वेजिटेशन हो गई, क्योंकि कम्युनिटी ही उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। अगर कभी आगे चल के सरकार कहे नहीं यहाँ रेलवे लाइन बननी है, सड़क बननी है, कुछ बननी है, कम्युनिटी बनने ही नहीं देगी, गांव वाले बनने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से वहाँ पर पौधे लगे हैं। सो इसलिए पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सर। और लास्ट में एक इमोशनल क्वेश्चन हो, उसके बाद सीधा ही आदरणीय गुलाटी जी से हम लोग ब्लेसिंग्स लेंगे। ये इमोशनल क्वेश्चन दास इसलिए कह रहा है कि ये और अभी भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट वननेस वन शुरू किया गया था 2021 के अंदर, तब कहा गया था कि 3 साल ये चलेगा। 2 साल ख़त्म हो गए हैं, तीसरे वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। सेवा करते करते उससे इतना लगाव हो गया है कि वो कह रहे हैं अब तीसरा साल ख़त्म तो अब क्या। तो बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच नाउ, सो डू दे नीड टू फाइंड अनदर साइट और डू दे नीड टू कंटिन्यू विद द सेम साइट? प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए तानंकार जी। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन और फिर आपने पुटअप किया है संगत की तरफ से, लिसनर्स की तरफ से। तो इसमें दास को फिर वही ध्यान आ रहा है कि जब 1986 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ब्लड डोनेशन कैंप की स्टार्ट किया, शुरुआत करी, और सत्संगत आज 2023 हो गई है, 37 साल हो गए हैं। तो सत्संगत अब कोई कहे कि इतने साल और आने वाले में, सत्संगत ये सतगुरु के जो प्रोजेक्ट होते हैं ये नेवर एंडिंग होते हैं और एवर लास्टिंग होते हैं। ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं। ये ग्रीनरी हमें रोज़ चाहिए, हर सत्संग इंसान को आज भी चाहिए और आने वाली जनरेशन्स को भी चाहिए। सत्संगत ये हम देखें कि पानी है, अब वाटर रिजर्वायर्स की, वाटर बॉडीज़ की क्लीनलीनेस हुई है, तो क्या वो वन टाइम मैयर है? नहीं, वो हमेशा हमेशा वाटर बॉडीज सत्संगत क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, फ्रेश वाटर की हमें ज़रूरत है। इसी तरह फ्रेश वायु की, ताज़ा हवा की हमारे शरीर को ज़रूरत है। सत्संगत की हमें हमेशा ज़रूरत है। हर चीज़, ये जितनी भी चीज़ों की बात की जा रही है, ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये सारी लिंक्ड हैं और ये चीज़ें हमेशा ही, हम कहेंगे सत्संग आज समागम हो गया तो क्या अगले साल 75वां हो गया, 76वां? सत्संगत ये तो एक लड़ी चली है। बाबा सत्संगत अवतार सिंह जी महाराज ने, शहनशाह जी ने लड़ी चढ़ाई 1948 में। बाबा सज्जन सिंह जी के भोग की रस्म पर सत्संगत उसको घोषित किया कि ये निरंकारी मिशन का पहला समागम होगा, जैसा बाबा सज्जन सिंह जी का ध्यान था। तो वो चलते ही आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसी तरह सत्संगत जितने भी ये मानव कल्याण के प्रोजेक्ट हैं, फिर वही बात, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो ये सत्संगत सतगुरु का जो आह्वान होता है पूरी मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए होता है। देश काल ते समय मुताबक सतगुरु जिमें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा है। ये सत्संग प्रोजेक्ट गुरु के आदेश के मुताबिक आपके सामने ये सारे आ रहे हैं और आगे भी ये आते रहेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे सतगुरु माता जी आदेश करते जाएंगे, इससे बेहतर ही होगा। हमने खाली नहीं बैठना है, हमारे लिए बहुत बहुत सेवाएं आगे आने वाले समय में भी हो रही हैं, हर जगह पर हो रही हैं। ये 75वां समागम समापन हुआ तो सत्संगत आदरणीय हमारे खेमराज जी चड्ढा अक्सर कहा करते थे कि ये समागम समापन नहीं हुआ, ये अगला 76वां समागम की शुरुआत हुई है। तो ये सत्संगत, ये प्रोजेक्ट 13 अगस्त को ख़त्म नहीं होना, ये अगले साल के प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी है साथ ही, और ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे क्योंकि ये मानव कल्याण के प्रोजेक्ट हैं, सतगुरु के
सत्संगत बख्शे हुए सत्संगत ये आशीर्वाद है पूरी मानवता के लिए, पूरी कायनात के लिए। ये हम ये जोलियाँ सेवा से बढ़ते जाएंगे। सबके लिए यही अरदास कामना, सतगुरु माता जी कृपा करें। जितने भी हमारे सेवा दल के महात्मा भाई बहन हैं, सत्संगत बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा डालना इन सेवाओं में, क्योंकि हम तो निता प्रति जब भी सेवा दल का प्रोग्राम होता है तो उसमें सत्संगत बाजू खड़े कर करके कहते हैं हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार और हम सेवा को तैयार। तो हमें सत्संगत हमेशा तत्पर रहना है। सतगुरु का जैसा भी हुक्म आए वो सत्संगत हमारे लिए एक लाभकारी होगा, पूरी मानवता के लिए, पूरी कायनात के लिए लाभकारी होगा। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। तो साथ संगत जी, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हैं। इस विषय में अगर किसी को कोई डाउट भी हो, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न भी हो, तो आदरणीय कुणाल सक्सेना जी से यहाँ पर सीधे संपर्क किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी गलत चीज़ डालने से या कोई भी जिस चीज़ की समझ शायद नहीं है, या किस प्रकार से हमें किसी तस्वीर को, फ़ोटो को, फुटेज को यूज़ करना है, तो ये मिशन के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमें भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया टीम जो है वो कृपया करके संपर्क में रहे और किसी भी एक्शन को लेने से पहले एक बार यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं उनका एक बार पता भी कर लें और पालन भी करें। तो हम सीधा ही अब, क्योंकि समय भी अपने रफ्तार पर जा चुका है और हम परम आदरणीय CL गुलाटी जी से भी अब यही आशीर्वाद भी चाहेंगे कि आप सदगुरु माता जी का हमें आशीर्वाद भी दें। और ये जो तीसरा वर्ष शुरू होने वाला है और इसमें बहुत बहुत उत्साह है सब संतों में इतने सारे प्रश्न आए, और सीधा ही आप हमें आशीर्वाद दें। और परम आदरणीय CL गुलाटी जी, सत्संग जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। 1947 में वी ऑल नो देयर वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो जो सीन देखे गए उस चीज़ में, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन, उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, कितनी डिवास्टेशन देखी। तो 1947 में जब ये पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया पाकिस्तान में, वहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ पोइट था। थैंक यू लिखा हुआ सबके लिए। तो उसने एक कविता लिखी जिसका बड़ा चर्चा हुआ। तो वो कहते हैं ये वो शहर तो नहीं, यानी कि ये वो इंडिपेंडेंस तो नहीं। कौन सी इंडिपेंडेंस? जो पहले बताई गई थी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी चीज़ होएगी। पर जो चीज़ें देखी गई ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो कहते ये ऐसा तो नहीं बताया गया था। उसी कंटेस्ट में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ही वाज आल्सो पोइट, उसने भी पोएम लिखी कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। जो मेरी आँखों ने देखा है ड्यूरिंग पार्टीशन, मेरी ज़ुबान से वो बात हो नहीं सकती। मैं हैरान हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, डिस्ट्रक्टिव है। दिस वॉज ऑल इन एक्टिव सेंस, फ्रस्ट्रेशन में। 1947 में जो हमारा मिशन, सन्नकारी मिशन, बाबा बूटा सिंह जी की तरफ से और बाबा अवतार सिंह दोनों मिलकर चला रहे थे, तो वहाँ शिफ्ट हो गया दिल्ली में। तो 48 में यहाँ पर वो रजिस्टर भी हो गया, सन्नकारी मंडल रजिस्टर्ड, हेड क्वार्टर इन दिल्ली। उसके बाद जो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, वहाँ के जो महापुरुष थे वो भी इधर आ गए, जो इधर आए थे वो भी इकट्ठे हो गए, समागम भी शुरू होने लगे। तो जो रिडेम्पशन की गई लोगों की, परेशानियों वाले लोगों को सारा ड्यूरिंग ट्रांजिशन भी कितनी लोगों को हेल्प की। बाबा अवतार सिंह जी के आशीर्वाद से बाबा हरदेव सिंह जी और सारे लोग मिलजुल के यहाँ आ गए। फिर जो सीन सामने आया, तो फिर वही बात, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या सा।
जो सन्नकारी मिशन की एक्टिविटीज़ को देखकर समझ आ रही है कि तो वो बात बयान से हो नहीं सकती। सच ए स्प्लेंडेड डेवलपमेंट। वो हैरान है कि इसका क्या होगा, यानी कि प्रोग्रेसिव स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये 48 ऑनवर्ड सारा कुछ ये चलता रहा। ये हमारे सन्नकारी मंडल की वो सारी चीज़ें बनी भी, सारा कुछ हुआ। अब रेगुलर मीटिंगें भी हो रही हैं, कितने डिपार्टमेंट बन गए, फुल फ्लैज मंडल। तो इस फुल फ्लैज होते होते ही कई चीज़ों का ऐसे आगाह हुआ कि कितने डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई नई चीज़, कहीं एजुकेशन, कहीं सोशल वर्क, कहीं कुछ चीज़। तो एवरीबॉडी लाइक इट कि ये तो बहुत अच्छा मिशन है। और बीच में कई किस्म के लोग होते हैं, किसी ने कहा बाबा जी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तो जोर दे रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो? दिस वाज हिज क्वेश्चन। मैं थोड़ा बाबा जी के साथ बातचीत होती रहती थी, बाबा जी यही क्वेश्चन। 2009 में एक मीटिंग हुई, एग्जेक्टिव ने फैसला किया कि लेट अस हैव सन्नकारी चैरिटेबल सोसाइटी। तो मुझे बाबा जी कहने लगे कि ये आप इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। तो ही हिमसेल्फ वेंट टू जयपुर। जब मैं बना ही रहा था तो बातचीत होती रहती थी, वहाँ से मैसेज मिला और मेरे अंदर थोड़ी ऐसी मंशा भी थी कि ये सन्नकारी चैरिटेबल सोसाइटी का नाम तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैसेज आया कि आप जो बना रहे हो। मैं कहा हाँ जी बना रहे हैं। कहते हैं ध्यान है कि सन्नकारी चैरिटेबल सोसाइटी की बजाय इसका नाम रखो सन्नकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। आई लाइक इट। बाबा जी ने कहा। अब क्वेश्चन ये था कि सारी चीज़ें होती रहीं। जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो वहाँ पर ये डिस्कस भी किया कि ये ऐसा क्वेश्चन किसी ने किया है, उसकी बदौलत ये सारी चीज़ डेवलपमेंट हुई है। तो मैंने उसमें थोड़ा एक्सप्रेस किया कि देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो लोगों से हमने क्या लेना है, समाज से क्या लेना हमने, वही हो। कुछ लोग कहते हैं हम तो समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, तो भक्ति से हमने क्या लेना। दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए। हजूर कहते हैं कि ये वो मिशन, ये फाउंडेशन है जहाँ पर नर सेवा नारायण, समाज सेवा भी होगी, परमात्मा की भक्ति भी होगी। तो वो प्रैक्टिकली जो चीज़ें, अब ये जो ज्ञान दे के लोगों की, जैसे अभी बात भी जिक्र भी हुआ कि इंटरनल प्रॉब्लम है, आउटसाइड प्रॉब्लम है, जो भी पॉल्यूशन है, अंदर से पॉल्यूशन निकालने के लिए ज्ञान दे दिया, बाहर की पॉल्यूशन करने के लिए हमें पीपल बाबा जी के साथ जोड़ दिया कि ये सारी तुम्हारी कार्रवाई है। और मैं ये 5 जून में जब यूएन का चिट्ठी मिलती है ना जी, एनवायरमेंटल के लिए सारे हम जाते भी हैं, वो मैं जब एक बार पढ़ा तो आई वॉज हॉरिफाइड में, और इतना प्रॉब्लम है, इतनी ये धरती के ऊपर इतनी परेशानियां हो रही हैं पानी की और ये सारी चीज़ें, बड़ा दुख लगा। मैं ये तो मिशन ने जोड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि सारी क्लीनलीनेस भी हो रही है और सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो सारे इंडिया में ब्रांचें भी खुल गई हैं मिशन के, ये जो ज्ञान वाली। तो इस आसन जब ये शुरू होती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी चीज़ का काम किया और कहेंगे जी काम हो गया, अब आगे क्या होगा। आगे से बढ़ ही रहा है, पीछे नहीं हटा। ब्लड डोनेशन का जिक्र किया उन्होंने, तब क्या सिचुएशन थी और आज लाखों नंबर से वो बढ़ रहा है। हर प्रकार से ये फाउंडेशन की जो गतिविधियाँ, जो क्वेश्चन हमें यूएन वाले करते हैं इस पॉइंट पे क्या हुआ है, कोविड के ऊपर आपका क्या भी हुआ है, कैसे इसको क्लियर किया है,
तो वी गिव ए 10 पेजेस रिपोर्ट कि हमने ऐसे ऐसे से कंट्रोल किया है, पीपल आर वेरी हैप्पी। लाखों रुपए हमने उनके ऊपर स्पेंड भी किया है। वी सेंड दी फुल डिटेल और उन्होंने लिखा थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज, यू आर रेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, प्लीज कीप इट अप। हम स्पिरिचुअल एंगल से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार उन्होंने 2015 का लास्ट ईयर था बच्चों के लिए कि इनको कैसे हमने सुधारना है, कैसे करेंगे। तो मैंने लगे हमारे पास तो ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है। वी हैव गॉट हंसते दुनिया इन 4 लैंग्वेज, हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, मराठी है। बच्चे सारे लेते हैं, संगत में जड़ते हैं। संगत ही हमारा बेस है बच्चों को सारी चीज़ों को उठाने के लिए। तो वो कहते हैं उनके ये वी आर नॉट ओनली मोल्डिंग बट आल्सो अनफोल्डिंग स्पिरिचुअली। वो स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग के साथ जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जो चीज़ें उनमें लिखी हुई हैं, वो सारी बच्चों को पता है, याद है, सुनते हैं। तो दे आर इन अपबोर्ड मूड। तो ये चीज़ें जो हैं सत्संग, ये बड़ा अच्छा लगा कि जो भी काम मिशन ने स्टार्ट किया है वो आगे से आगे उन्नति पर ही चला है, पीछे नहीं है। और बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी हुई है, और आगे हो भी रही है। अब लगातार यूएन के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होती रहती है। दे आर वेरी हैप्पी टू हैव और कमेंट्स। वो बल्कि कमेंट जो होते हैं सारे एनजीओज में सर्कुलेट भी करते हैं। हियर इज ए रिप्लाई, हियर इज ए स्टेटमेंट फ्रॉम द स्वर्णकारी मंडल। जो हम पूछ रहे हैं वो इन्होंने बताया। दिस इज वेरी एप्ट रिप्लाई, so why not circulate it to all the NGOs so that they can understand what the mission is doing? If possible, they can also adopt it. So इसी तरह से आपसे मुलाकात हुई तो मैं मंडोरा में गया था, एक्चुअली फिजिकल गया था, वहाँ संगत भी की और ये जो आपका ट्री प्लांटेशन का था वो भी देखा। तो सारी की सारी चीज़ें मिलजुल करके बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है मिशन की। इसमें कोई भी चीज़ ड्रॉप करें या कम करें वो शोभा नहीं है। अब ज़रूरत है कि इसको आगे से आगे बढ़ाते रहना। तो लगातार सारे के सारे महात्मा जो मंडल में हैं या ब्रांचों में काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सेवादल हैं, दे आर डूइंग एक्स्ट्रा मतलब एक्सेप्शनल वर्क और बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। तो ये जितनी भी आज रिपोर्ट मिली है, मैंने मंडोरा वाली आपकी स्पीच सुनी, आज वाली भी स्पीच बड़े ध्यान से सुनी। जिस तरीके से टेक्निकली आपने एक एक बात को एक्सप्लेन किया है तो आई ऑलरेडी लाइक्ड इट। और अभी आप एक किताब बनाने जा रहे हो कि जिसमें हर जगह का, हर पौधे का डिटेल में बताओगे। अगर ये पौधा है तो उसकी ये करना पड़ेगा, ये जगह है तो इसका ये करना पड़ेगा। दिस विल बी एन एडेड प्लेयर फॉर दी पीपल कंसर्न विद द ट्री प्लांटेशन। तो जिस जोश से, जिस होश से लगे हुए हैं उसमें उनको और नॉलेज मिलेगी और अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो अभी ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं रियली दे आर वर्थ नोटिंग एंड कैरिंग ऑन फर्दर एंड फर्दर। तो आपकी कंट्रीब्यूशन इट इज़ इमेजरेबल। तो जितना भी सोचें, यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इन दिस वर्क, वी आर हार्टली थैंकफुल टू यू। और जो भी चाहे किसी तरह, एक बार कोई बात हुई तो ये यूएन कहता है कि दिस सेवादल एंड योर डिवोटीज, दिस इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ विद यू। कुछ स्ट्रेंथ होती है ना, क्या स्ट्रेंथ है। और इतने पर्सन्स इन हैंड फिजिकली दे आर अवेलेबल, जहाँ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, दे लाइक इट। दे लाइक, एक तो वर्कर लाइक करते हैं, दूसरा मिशन लाइक करती है कि ये काम हो गया, ये हो गया। आगे होने वाले टाइम पे और उत्साह मिलता है। अभी भी जितने क्वेश्चन आए हैं इंस्पायरिंग थे और दे आर प्रॉमिसिंग वन, कि जब ये सुन रहे होंगे तो उन्होंने लाइक किया होगा। आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ती रहेंगी। दातार कृपा करे, सदगुरु माता जी आशीर्वाद दें कि ये सारी की सारी चीज़ें आगे से ज़्यादा बढ़ चढ़कर संसार के सामने प्रकट हो, संसार सुखी हो और वेरी गुड प्रोडक्शन। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आप जी ने इतना अपना कीमती समय आज दिया, एंड थैंक यू टू परम आदरणीय पीपल बाबा जी, एंड थैंक यू टू आदरणीय विनोद वोरा जी, जो अभी कहीं टूर पे भी जाना था लेकिन स्पेशल समय निकाल के कहते हैं नहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कार्य, तो यहाँ पर आए। सभी का थैंक यू। और हम सिमरन करेंगे, इस मीटिंग का समापन करेंगे, और उस सिमरन के बाद हम 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए मैं पूरी टीम के लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगा एक नए अंदाज में। सबसे पहले हम सिमरन करेंगे सदगुरु माता जी का ध्यान करते हुए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण मैनू हाँ, बख्श लो। मैनू बख्श तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मैनू बोलिए बख्श सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की की जय। जय। साथ संगत पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ है। देखिए एक छोटी सी मीटिंग के लिए कितने महापुरुष यहाँ पर अपना पूरा योगदान देते हैं। स्टूडियो की टीम है, इलेक्ट्रिकल टीम है, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग की पूरी टीम है, वॉलंटियर्स हैं, सेवा दल है, कैंटीन है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। साथ संगत कितने हम नाम लेते चले जाएं। और जो कैमरा होल्ड कर रहे हैं उनकी तो तस्वीर आ ही नहीं सकती क्योंकि वो सबको दिखा रहे हैं। तो साथ संगत देखिए ये सब सदगुरु माता जी का आशीर्वाद है कि किस प्रकार से इस पूरे प्रांगण के अंदर इसको भी इतना खूबसूरत बना दिया है। साथ संगत प्यार से कहना चाहिए धन निरंकार। हर गली हर मकान में ये संदेश पहुंचाए, वृक्षों से ही जीवन है, आओ वृक्ष लगाएं। धरती का कोना कोना पेड़ों से हम सजाएं, हरियाली भर के दुनिया में जीवन को हम महकाएं, जीवन को हम महकाएं। आओ पेड़ लगाएं, लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। One is one in harmony with nature.